देश में जब जब चुनाव होते हैं तब तब वादों और दावों का अंबार लग जाता है। देश कुछ समय से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक सिद्धांत के बारे में बार बार सुन रहा है, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी धन का पुनर्वितरण। आइए आज के इस एपिसोड में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस के धन पुनर्वितरण के सिद्धांत की रियल स्टोरी क्या है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अमृत। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी धन के पुनर्वितरण को कांग्रेस द्वारा जारी लोकसभा चुनाव 2024 के घोषणा पत्र में छिपे तौर पर शामिल किया गया, लेकिन राहुल गांधी ने अपने भाषणों में ऊंचे स्वर में वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात बार बार कही। उन्होंने दावा किया कि सामाजिक आर्थिक जनगणना के पीछे का मकसद इक्वल इक्विटी यानी समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का था और इस मकसद को वो धन पुनर्वितरण के माध्यम से हासिल करेंगे। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी संपत्ति का पुनर्वितरण किसे करना चाहते हैं? जवाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान से स्पष्ट हो जाता है। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. मनमोहन सिंह के अंग्रेजी में दिए गए इस बयान का हम आपको हिंदी में अर्थ समझा देते हैं। हमें ये सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाएं बनानी होंगी कि अल्पसंख्यक, विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक, विकास के लाभों को समान रूप से साझा करने के लिए सशक्त हों। संसाधनों पर उनका पहला हक होना चाहिए। कांग्रेस और मनमोहन सिंह के इस फॉर्मूले को अब राहुल गांधी आगे बढ़ाने का इरादा रखते हैं। समुदाय विशेष के लिए धन के पुनर्वितरण की बात बार बार वो दोहरा रहे हैं। चुनाव है, इसलिए राजनीति के कुछ जानकार इसे पॉलिटिकल स्टंट समझ रहे हैं, लेकिन अगर इस फॉर्मूले पर राहुल गांधी सीरियस हैं, तो ये वाकई खतरनाक है। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राहुल गांधी के धन पुनर्वितरण सर्वेक्षण के वादे को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की संपत्ति घुसपैठियों में बांटने का इरादा रखती है। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। प्रधानमंत्री मोदी धन के पुनर्वितरण से होने वाले नुकसान से भली भांति परिचित हैं। हम आपको ये समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये धन का पुनर्वितरण क्या है और राहुल गांधी का ये विचार खतरनाक क्यों है। अब सवाल ये उठता है कि सर्वेक्षण में जिस धन के पुनर्वितरण पर विचार किया जाएगा वो आय का होगा या संपत्ति का। अगर ये आय है तो इसका मतलब ये होगा कि जो कोई भी भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय से अधिक कमाई करेगा उसे एवरेज पर कैपिटा इनकम से ज्यादा की आमदनी को छोड़ना होगा, ताकि उससे कम कमाई वाले लोगों को बराबरी पर लाया जा सके। एक सवाल ये भी है कि धन के पुनर्वितरण में सभी संपत्तियां होंगी या केवल वित्तीय संपत्तियां शामिल की जाएंगी। सभी संपत्तियों की बात करें तो उसमें जमीन, सोना और नकदी भी शामिल होता है। और अगर इस प्रकार धन का पुनर्वितरण किया गया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसानदेह होगा। यहाँ तक कि भारत की महिलाओं को स्त्री धन का भी त्याग करना होगा। क्या इसका यह भी मतलब होगा कि जो जमीन धनी किसानों या निजी ट्रस्टों या धार्मिक संस्थानों की है उसका भी पुनर्वितरण से पहले सर्वेक्षण किया जाएगा? धन पुनर्वितरण का सर्वेक्षण सभी समुदायों पर लागू होगा या अल्पसंख्यकों को उनकी जमीन और अन्य संपत्तियों पर छूट मिलेगी? कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। यदि वास्तव में अल्पसंख्यकों को छूट दी गई तो क्या ये केवल बहुसंख्यक समुदाय की संपत्ति होगी जिसका पुनर्वितरण किया जाएगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और ये कोई नई बात नहीं है। मुस्लिम तुष्टीकरण वाले विचार और योजनाएं हमेशा से कांग्रेस के एजेंडे में शामिल रहे हैं। कर्नाटक में सरकार हिंदू मंदिरों से फंड ले रही है और अल्पसंख्यकों को खुले हाथों से बांट रही है। दक्षिण कन्नड़ से 155 करोड़ रुपए, उडुपी से 75 करोड़ 70 लाख रुपए, तुमकुरु मंदिर से 37 करोड़ 10 लाख रुपए, बेंगलुरु शहर के मंदिरों से 16 करोड़ 60 लाख रुपए, उत्तर कन्नड़ के मंदिरों से 9 करोड़ रुपए लिए गए, जबकि वक्फ प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के नाम पर अल्पसंख्यक समुदाय को 100 करोड़ रुपए दिए गए। बेंगलुरु हज भवन को 10 करोड़ रुपए और अल्पसंख्यक तीर्थ स्थलों को 20 करोड़ रुपए और ईसाई समुदाय को 200 करोड़ रुपए का फंड दिया गया। यानी कांग्रेस पूरी तरह से मुस्लिम लीग के बताए रास्ते पर ही चल रही है।
उदाहरण के लिए मुस्लिम आरक्षण। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो न्याय पत्र के नाम से जारी किया। मैनिफेस्टो को पढ़ने के बाद ज्यादातर लोगों का एक ही सवाल है कि कांग्रेस के न्याय पत्र में किसको न्याय देने का दावा और वादा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में 50% आरक्षण बाधा को हटाने की बात कही गई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र के इक्विटी सेक्शन के 2 बिंदुओं और माइनॉरिटी सेक्शन के पॉइंट 6 को एक साथ पढ़ने पर किसी को भी लेश मात्र संदेह नहीं रह जाएगा कि कांग्रेस एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स और यहां तक कि स्पोर्ट्स में भी मुस्लिम आरक्षण की योजना बना रही है। कांग्रेस का प्लान यह भी है कि वो एक डाइवर्सिटी कमीशन यानी विविधता आयोग का गठन करेगी। ये आयोग एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में डाइवर्सिटी की निगरानी, माप और बढ़ावा देने का काम करेगा। हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर होते हैं। इसका सटीक उदाहरण कांग्रेस का डाइवर्सिटी कमीशन है। दरअसल कांग्रेस की विविधता को बढ़ावा देने की बात सिर्फ शुगर कोटिंग है। असली इरादा मुस्लिम आरक्षण लाना है और मुस्लिम लीग के एजेंडे को पूरा करना है। कांग्रेस का एजेंडा हमेशा से ही मुस्लिम तुष्टीकरण वाला ही रहा है। सवाल यह है कि कांग्रेस के ऐसे विचार देश के दूसरे अल्पसंख्यकों के लिए क्यों नहीं है? क्यों कांग्रेस का कोई नेता ये नहीं कहता कि सिख समुदाय की जननी भारत मां है? वो क्यों नहीं कहते कि बौद्ध, जैन, दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों की भी जन्मभूमि भारत है? सिर्फ मुस्लिम ही क्यों? वो क्यों नहीं कहते कि देश के संसाधनों पर इनका भी पहला हक है? क्या सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम आबादी 20% के आसपास है, यानी चुनाव में बड़ा वोट बैंक मुस्लिम समुदाय का है? जवाब शायद मुझे देने की जरूरत नहीं है। आज के एपिसोड में इतना ही। कांग्रेस दशकों से मुस्लिम समुदाय को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही है और चुनावी फायदा हासिल करने के लिए ही मुस्लिम समुदाय से ऐसे वादे और दावे करती है जो न सिर्फ अव्यावहारिक हैं बल्कि असंभव भी प्रतीत होते हैं। इस बारे में आपका क्या विचार है, लिखकर हमें जरूर भेजें। अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे की रियल स्टोरी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हाँ, अपने मतदान के अधिकार का उपयोग अवश्य करें।